चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट में चैप्टर नंबर 3 शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जैसे चैप्टर का नाम है वैसे ही इस चैप्टर में दो स्टोरीज दी गई हैं। ठीक है ना, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दो अलग अलग स्टोरीज दी गई है बिल्कुल अलग अलग टॉपिक के ऊपर। जिसमें इनकी पहली स्टोरी हम लोग शुरू करें तो स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब कि उसकी पहली उड़ान हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये स्टोरी वो एक सीगल बर्ड की है। सीगल बर्ड देखा है आपने? सीगल बर्ड जनरली ये सीगल बर्ड समुद्र किनारे पर, जहाँ पर छोटे छोटे टीले या कोई पहाड़ वगैरह होते हैं, वहां पर ये सीगल बर्ड रहते हैं। समुद्र किनारे पर सबसे ज्यादा आपको दिखाई देंगे ये सीगल बर्ड। इन सीगल बर्ड की कुछ स्पेशलिटीज हैं। जैसे कि पहली बात, ये सीगल बर्ड अपनी फ्लाइट के लिए मतलब कि अपनी उड़ान के लिए, अपने उड़ने के लिए बहुत फेमस है। जब ये उड़ते हैं ना अपने पूरे पंख खोलकर तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। इनकी वजह से ये सीगल फेमस है। सीगल हमेशा दरिया किनारे पर ही उड़ते हैं और वहां पर दरिया किनारे पर, समुद्र के किनारे कोई मछलियां आती है ना तो उनका शिकार करते हैं ये। एक तो इनकी वजह से, और दूसरा दूसरा कि जब ये सोते हैं ना तो जनरली सीगल कैसे सोते हैं, तो अपने दो पाँव में से एक पाँव ऊपर लेकर पंखों में छिपा कर, अपने जो है वो विंग्स में अपने पंखों में एक पाँव छुपा लेते हैं और एक पाँव पर खड़े रहकर सोते हैं ये। उस वक्त भी ये सीगल बर्ड बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो ये सीगल्स की ये स्पेशलिटीज है। और यहाँ जो चैप्टर का नाम है ना, स्टोरी का नाम जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, उसमें एक सीगल बर्ड की ये स्टोरी है। एक छोटा सा बर्ड कि जो उड़ना चाहता था पहली बार। कहते हैं सीगल का जो है वो छोटा सा बच्चा, वो अब पहली बार उड़ना चाहता है, लेकिन उसे उड़ने से डर लगता है। तो वो अपना डर किस तरह से भगाता है, उसकी ये पहली स्टोरी है। कि जैसे जैसे ये यंग सीगल, इसमें यंग सीगल कहा गया मतलब वो छोटा, वो सीगल का बच्चा कि आज माउंटेन के बॉर्डर पे एकदम कॉर्नर पे खड़ा हुआ था। उसके भाई बहन वो पहले ही उस माउंटेन से उड़ गए थे। वो भी उड़ना चाहता था, वो भी अपने भाई बहन की तरह, अपने ब्रदर सिस्टर्स की तरह जो वो उड़ना चाहता था दूर दूर तक। लेकिन वो डरता था, उसे हिम्मत नहीं आती थी कि वो जो है वहां से उड़ सके, उस माउंटेन से उड़ सके। उसे हमेशा ये डर रहता था कि वो जैसे ही माउंटेन से बाहर जाएगा ना तो वो उड़ नहीं पाएगा, नीचे जाकर सिर के बल गिर जाएगा। कि वो सिर के बल गिर जाएगा, उसके सिर पे चोट लगेगी या शायद मर जाएगा, उसके मन में ये डर था। तो वो कभी उड़ पाता ही नहीं था। वो न कभी हिम्मत जो है वो जुटा पाता था कि मैं यहाँ से उड़ूं। तो इसी वजह से वो अक्सर उदास रहता था। उसके पेरेंट्स आकर, उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स आकर उसे समझाते, उसे उड़ने के लिए कहते, इवन उसे डांटते भी, लेकिन फिर भी वो उड़ता नहीं। उसे हमेशा डर, उसके मन का डर इतना ज्यादा था कि वो उड़ ही नहीं पाता था। अब एक दिन उनके पेरेंट्स जो है वो उसके पास में आए, इस यंग सीगल के पेरेंट्स उसके पास में आए, उसे उड़ने के लिए समझाया, इतना कुछ कहा, लेकिन वो नहीं समझा। तब उनके पेरेंट्स ने उन्हें सीधा ये भी कह दिया कि देखो अगर तुम उड़ोगे नहीं ना तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा और तुम ऐसे ही भूख से मर जाओगे। कि हम सब सीगल क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उड़कर हम लोग मछलियां पकड़ सकें और अपना खाना ले सकें। तो अगर तुम अभी नहीं उड़ोगे तो तुम्हें आज से खाना नहीं मिलेगा। उनके पेरेंट्स ने उसे ये कह दिया। लेकिन फिर भी उसके मन में हिम्मत नहीं आई। उसे बुरा लगा कि पेरेंट्स उसे डांट रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में हिम्मत नहीं आ रही थी। अब इसको 24 घंटे हो गए, पूरा दिन खत्म हो गया, सीगल को खाना नहीं मिला। कोई उसके पास नहीं आ रहा था, ना उसके पेरेंट्स, ना उसके ब्रदर सिस्टर्स, ना उसके भाई बहन, कोई भी उसके पास नहीं आ रहे थे। उसने वो वहीं पर ही खड़े रहकर अपने जो माउंटेन में उसकी छोटी सी केव जैसा होता ना, छोटी सी गुफा है जिसके अंदर वो बैठा रहता था पूरा दिन, वहां पर बैठे बैठे वो अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर्स को दूर दूर उड़ते हुए देखता। वो देखता कि किस तरह से पेरेंट्स उनके भाई बहन को जो है वो उड़ना सिखा रहे हैं, किस तरह से मछलियां पकड़ना सिखा रहे हैं, किस तरह से पानी के ऊपर जाकर जट से मछलियां पकड़ते हैं। ये सब उसके पेरेंट्स ये यंग सीगल के भाई बहन को सिखा रहे थे। और उनके पेरेंट्स वो बार बार यंग सीगल के पास भी आ रहे हैं कि चलो हम तुम्हें भी सिखाएंगे किस तरह से उड़ना है, किस तरह से मछलियां पकड़नी है। लेकिन ये यंग सीगल वो हिम्मत नहीं बना रहा था। वो आता ही नहीं वहां पर कि मैं जो है वो गिर जाऊंगा, उसे यही डर था।
अब उस दिन जो है वो डे टाइमिंग हो गया, एकदम धूप चढ़ गई, उसे हद से ज्यादा गर्मी लग रही थी, उसे जो है वो अनकॉन्शियस फील हो रहा था, ठीक नहीं लग रहा था उसे, क्योंकि कल से उसने कुछ खाया भी नहीं था, उसे खाना नहीं मिला था, तो उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो उसने सोने की कोशिश की कि चलो भाई छोड़ो, अब ये सब बातें छोड़ देते हैं, इससे अच्छा मैं सो जाता हूँ। उस यंग सीगल ने कुछ सोने के लिए कोशिश की, तो वो अपनी एक टांग ऊपर करके आंखें बंद करके सो गया। अक्सर सीगल ऐसे ही सोते हैं ना, एक टांग ऊपर करके एक टांग पर खड़े रहकर सोते हैं। तो उसने जो है वो वैसे सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद भी कहाँ आ रही थी। वो हल्की हल्की आंखें खोलकर दूर जो है वो उसको देखता रहता। किसको? अपने पेरेंट्स को जो है वो देखता रहता। ठीक है, कि काश उसके पेरेंट्स जो है वो मुझे देख लें। वो यंग सीगल सोने की कोशिश करता और मन ही मन सोचता कि भाई काश मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे देख लें, और और जो है वो काश उनको मेरे ऊपर दया आ जाए और मुझे कुछ खाना दे दें। लेकिन लेकिन जो है वो कहाँ पर, उनके पेरेंट्स ने तो मना ही कर दिया था ना। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके मदर ने, यंग सीगल के मदर ने उसको देखा। इस यंग सीगल की नजर भी अपने मदर के ऊपर गई कि उसके मदर क्या कर रहे थे, तो अपने पैर से, अपने एक पैर से मछली को पकड़कर और दूसरे पैर से मछली का एक टुकड़ा फाड़ रहे थे। ठीक है ना, वो एक टुकड़ा फाड़ रहे थे। यंग सीगल को ये देखकर मन में लालच हुई, बहुत खुशी हुई, क्योंकि अक्सर अक्सर यंग सीगल के जो मदर थे ना, इसके मदर थे ना, वो इसको खाना इसी तरह से ही खिलाते थे। जब वो बहुत खुश होते तो कैसे खिलाते, तो ये यंग सीगल के मदर एक पैर में मछली को पकड़ते, दूसरे पैर से मछली का एक टुकड़ा तोड़ते और फिर उसको उछाल कर, उसको दूर फेंक कर इस यंग सीगल के मुंह में डालते थे। तो ये यंग सीगल बहुत खुश हो जाता था, है ना, इस तरह से खाना खाकर बहुत खुश हो जाता। अब इसी स्टाइल में आज फिर से उसके मदर जो है वो मछली का टुकड़ा फाड़ रहे थे। अब ये यंग सीगल दूर एक माउंटेन पे बैठा हुआ था, माउंटेन के कॉर्नर पे। उसे उड़ना नहीं था, वो डर लग रहा था, इसलिए वो कॉर्नर पे ही बैठा हुआ था। और उससे काफी दूर उसके मदर ये एक पैर में मछली पकड़कर उसे दिखा रहे थे, जैसे एक तरह की लालच दे रहे थे। और वो मछली का टुकड़ा फाड़ कर, एक मछली का टुकड़ा तोड़कर उसके मदर ने उसे आवाज भी दी कि भाई ये जो है वो तुम ले लो। उसके मन में लालच है कि मैं जाकर ले लूं, लेकिन कैसे जाऊं, उड़ना तो उसे आता नहीं था, उसे डर लग रहा था। यंग सीगल जाए कैसे वहां पर। तो उसके मदर वो खुद जो है वो उसके पास आए। यंग सीगल ने उसको आवाज दी कि भाई तुम जो है वो यहाँ आकर मुझे खिलाओ। तो उसके मदर उसके पास आए। ठीक है ना, कि हाँ चलो भाई मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ, इस तरह से उसके पास है। यंग सीगल बहुत खुश हो गया। ये सीगल खुश हो गया कि भाई ये मुझे खाना नहीं दे रहे थे, लेकिन भाई कहते हैं ना भाई, मदर मदर जो है, भाई मेरी माँ वो मुझे अब खाना खिलाने आ रही है। तो वो बहुत खुश हो गया खाने को देखकर। तो वहां पर जो है वो उछल पड़ा। वो कैसे, एकदम जो है वो एक्साइट होकर उस माउंटेन की कॉर्नर पे खड़ा रह गया। उसके मदर वहां सामने से उड़ते हुए आ रहे थे अपने पैर में मछली पकड़कर, कि भाई वो उस यंग सीगल को खिलाएंगे। तो वो यंग सीगल भी एकदम कॉर्नर पे खड़ा रह गया। कॉर्नर से थोड़ा सा आगे भी वो पहुंचा। कैसे, वो एकदम कॉर्नर पे, अब नीचे तो एकदम समुद्र है ना, पहाड़ के ऊपर इमेजिन करो, पहाड़ के एकदम कॉर्नर पे ये यंग सीगल खड़ा हुआ है। नीचे एकदम सिर्फ समुद्र है, कि अगर जरा सा आगे गया या तो गिर जाएगा या तो उड़ेगा। और दूर से उड़ते हुए उसके मदर आ रहे थे। उसके मदर धीरे धीरे आ रहे थे, और ये यंग सीगल खुश हो रहा था उसे देखकर। लेकिन आते आते उसके मदर बीच में ही रुक गए। हाँ, बीच में ही रुक गए, उसके पास बिल्कुल भी नहीं आए। तो ये यंग सीगल शॉक हो गया कि भाई ये तो मुझे खिलाने आ रहे थे, ये आधे में रुक क्यों गए। अब उसके मन की जो है वो लालच और भी बढ़ गई। ठीक है ना, उसके मन की लालच और भी बढ़ गई कि भाई मुझे जो है वो खाना खाना है। कल से उसने खाना नहीं खाया था, उसके मन में लालच तो थी, भूख तो थी उसके मन में। अब उसके मदर ने थोड़ी सी लालच दिखाकर वहां आधे में रुक गए। उसके मदर उसे खिलाने के लिए नहीं आए, तो उसने फिर से अपने मदर को आवाज दी। सीगल की जैसे आवाज होती है वैसे जो है वो उसने अपने मदर को आवाज दी। लेकिन उसके मदर फिर से थोड़ा सा आगे आए, और इस सीगल के बिल्कुल पास में से गुजरते हुए फिर से वो टर्न हो गए। उसने सीगल को खाना नहीं दिया मदर ने। बिल्कुल पास में से टर्न हो गए, इतने पास में से कि उस मछली की सुगंध भी और अपने मदर की सुगंध भी उस सीगल को आ गई।
जैसा नहीं, वो खाना जो है वो एकदम पास में आकर नाक तक आकर वो खाना दूर चला गया। यंग सीगल को ऐसे फील हो रहा था कि भाई खाना एकदम पास में आ गया, कि उसकी मदर ने जो है वो उसके पास से आकर वो गुजर गए। तो उसे और ज्यादा लालच हो गई। आप सोचो ना, इमेजिन करो कि इतनी ज्यादा भूख लगी हो आपको, इतने ज्यादा आप पहले ही परेशान हो, फिर कोई आपको जो है वो खाना सामने दिखा है, आपके नाक तक लेकर आए कि भाई आपको सुगंध आ जाए, इतने पास से लेकर आए और फिर दूर ले जाए, तो कितना जो है वो बुरा लगे। यंग सीगल को ऐसे ही फील हो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत जो है वो ये उसे लालच हो रही थी। और इस लालच की वजह से उसके मदर ने जैसे ही खाना टर्न करके वापस जा रहे थे ना, उसके मदर जैसे ही वापस जा रहे थे, तो यंग सीगल ने अपना खाना पकड़ने के लिए अपने मदर के पैर में जो मछली का टुकड़ा था, उस टुकड़े को पकड़ने के लिए यंग सीगल ने पहाड़ से जोर से जंप मार दिया। बिना सोचे जंप मार दिया उसने। अब जंप तो मार दिया, लेकिन नीचे नीचे तो कुछ भी नहीं था। जंप मारने के बाद फिर उसे 1 सेकंड बाद रियलाइज हुआ कि वो तो अब हवा में है, कि उसे अब ये पहले तो 1 सेकंड के लिए फिर से डर लगा कि वो सीधा नीचे जाकर अब गिर जाएगा, सीधा नीचे जाकर गिर जाएगा। लेकिन नेचुरली नेचुरली उसका डर उसी वक्त खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही उसने पहाड़ से जंप मारा ना, पता नहीं कैसे, लेकिन नेचुरली उसके पंख खुद ब खुद खुल गए। जोर से हवा जो है वो उसके फेस पर, उसके चेस्ट पर लगने लगी। उस यंग सीगल के चेस्ट पे वो हवा लगने लगी, तेज हवा। और वो यंग सीगल उस पंख की वजह से नीचे गिरा नहीं, लेकिन वहीं पर ही हवा में लहराने लगा। हवा में लहराने लगा, वो जो है वो गिरा नहीं। और उसने, यंग सीगल ने जब महसूस किया ना कि वो गिरा नहीं है, तो वो मन ही मन खुश हो गया, क्योंकि अब उसने उड़ना सीख लिया था। जैसे उसने धीरे धीरे अपने जो है वो पंख चलाए, उसने अपने धीरे धीरे पंख चलाए और महसूस किया कि भाई वो गिर नहीं रहा है, वो तो हवा में उड़ रहा है। तो उसका जो डर था ना, उसका जो डर था कि वो पहाड़ से अगर नीचे जाएगा ना, तो उड़ नहीं पाएगा, सीधा जो है वो सिर के बल गिर जाएगा और उसका सिर फूट जाएगा। उसके मन में हमेशा यही डर था ना, ये डर उसका इसी सेकेंड खत्म हो गया। वो अब मन ही मन खुश हो गया। वो खुश हो गया कि वो उड़ रहा है। और उड़ते उड़ते कहाँ गया, तो अपनी मदर के पास। सबसे पहले अपनी मदर के पास वो मछली का टुकड़ा खाने के लिए, फिर अपने ब्रदर सिस्टर के पास, अपने फादर के पास गया। और सबने सबने उसकी तारीफ की। सबने उसकी तारीफ की कि हाँ, अब वो उड़ना सीख गया है, वो अब अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह से उड़ रहा था। और सिर्फ उड़ना ही नहीं, वो अब इतनी देर उड़ा ना, तो अब थोड़ा सा थक गया था। दो बातों की वजह से वो थका था। एक तो ये उसकी पहली उड़ान थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। वो पहले कभी भी ऐसे उड़ा नहीं था, तो पहली बार उड़ा था, इसकी वजह से थोड़ा थक गया था। और दूसरी बात कि उसने कल से खाना नहीं खाया था, तो इसकी वजह से वो थोड़ा कमजोर भी था, तो इसकी वजह से भी थक गया था। और थक गया था ना, तो अब वो उड़ नहीं पा रहा था, वो धीरे 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 अब सच में वो नीचे गिरने लगा, नीचे जाने लगा। तो उसके मन में एक बार और डर आया, एक बार और उसके मन में डर आया, क्योंकि नीचे सिर्फ समुद्र था, सिर्फ और सिर्फ पानी था, कोई जमीन नहीं थी। कि अगर उसे डर था कि वो पानी में जाएगा ना, तो पानी में जाकर डूब जाएगा वो। अब वो उड़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने, किसी ने भी उसको कुछ रोका नहीं, वो खुद ब खुद जो है वो नीचे जाया जा रहा था। उसके पैर, सबसे पहले दोनों पैर उसके पानी के टच हुए, तो उसे मन में और डर लगा कि अब वो तो पानी में डूब ही जाएगा। जब पैर पानी के थोड़े अंदर गए ना, तो उसने बाहर निकालने की कोशिश की, कैसे फिर से थोड़ा उड़कर पैरों को बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन लेकिन अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो फिर से उड़ सके, है ना। खाना पीना उसने खाया नहीं था 1 दिन से, तो इसकी वजह से इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसके पैर पानी के अंदर गए और उसका स्टमक, ठीक है ना, उसका शरीर जैसे ही उस पानी को टच हुआ ना, तो उसका शरीर वहीं पे ही रुक गया, वो पानी के अंदर डूबा नहीं। क्योंकि सीगल वो नेचुरल स्विमर भी कहलाते हैं। सीगल सच में नेचुरल स्विमर भी हैं, उनका शरीर पानी में डूबेगा नहीं। ये उस यंग सीगल को शायद पता नहीं था, उसे लग रहा था कि वो पानी में डूब जाएगा, ये भी तो डर था ना। तो जैसे ही जो है वो वहां पर पहुंचा ना, पानी के अंदर पहुंचा, तो उसके पैर अंदर गए, लेकिन शरीर जैसे ही उस पानी को टच हुआ ना, तो उस पानी पर वो तैरने लग गया। और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वो पानी में नहीं डूब रहा था, वो पानी के ऊपर ही तैर रहा था। तो मतलब उड़ने के साथ साथ वो उसी वक्त तैरना भी सीख गया था।
ये उसकी एक ही दिन की बहुत बड़ी सक्सेस थी। ठीक है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट जो दी गई है ना, उसकी पहली उड़ान, ये उसकी पहली उड़ान थी इस यंग सीगल की। और उस स्टोरी में हमें भी यही मोरल दिया हुआ है कि सच में हर किसी के मन में कोई ना कोई डर होता है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, शायद मुझसे ऐसा हो जाएगा, या मैं वो नहीं कर पाऊंगा। ऐसा डर उसके मन में होता है। लेकिन जब तक कोई चीज वो खुद करे नहीं ना, तब तक उसका डर जाएगा नहीं। यंग सीगल को भी यही डर था ना, वो गिर जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन खुद जब उसने ट्राई किया ना, खुद भले जंप लगा दिया वहां से, भले लालच से या कैसे भी उसने जंप जब मार दिया, तब उसे रियलाइज हुआ कि इसमें तो कोई डरने की बात ही नहीं है, ये तो ऐसे ही मैं उड़ रहा हूँ। सही बात क्या नहीं? तो ये इसकी पहली स्टोरी थी, द फर्स्ट फ्लाइट। और अब दूसरी स्टोरी देखें जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। हाँ, ये स्टोरी उससे बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम अलग टॉपिक के ऊपर है। द ब्लैक एरोप्लेन, जिनमें जो इनके नैरेटर हैं, जो ये स्टोरी सुना रहे हैं, उनके साथ एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ, एक अजीब सा किस्सा उनके साथ हुआ। और क्या हुआ उनके साथ, वो इस चैप्टर में, इस छोटी सी स्टोरी में हमें बता रहे हैं। कि जैसे वो बताते हैं कि एक दिन रात को 1 बजे ये नैरेटर वो अपना प्राइवेट प्लेन लेकर जा रहे थे, अकेले प्लेन में अकेले थे, कि वो वहाँ से जा रहे थे कि जहाँ पर वो अभी उसका प्लेन फ्रांस से गुजर रहा था, फ्रांस कंट्री से उनका प्लेन गुजर रहा था, और वो इंग्लैंड की तरफ अपने घर पे जा रहे थे। उनकी प्लानिंग वैसी थी कि अब कल जो है वो संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, वो अपने घर पे इंग्लैंड में जाएंगे, और इंग्लैंड में अपने घर पर जाकर छुट्टी के दिन पे सुबह सुबह अपनी फैमिली के साथ एक हैवी ब्रेकफास्ट लेंगे। इंग्लैंड की कंट्री में, वहाँ की कंट्री में सच में वहाँ का ब्रेकफास्ट अगर आप देखो ना, तो वो ब्रेकफास्ट इवन खाने से ज़्यादा होता है। वो लोग ब्रेकफास्ट को सच में इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि खाने से ज़्यादा उनका हैवी ब्रेकफास्ट होता है। तो ये नैरेटर प्लेन में बैठे बैठे यही सपने देख रहे थे कि बस अब वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाए, कि सुबह जो है वो 4-5 बजे वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे इंग्लैंड में, और घर पर पहुँचकर वहाँ पर सुबह 8-9 बजे वो अपना हैवी ब्रेकफास्ट लेंगे अपनी फैमिली के साथ। छुट्टी का दिन है, अपनी फैमिली के साथ वो रहेंगे। तो फ्रांस के ऊपर से अपना एक ओल्ड डेकोटा प्लेन, प्लेन का नेम ओल्ड डेकोटा प्लेन, वो प्लेन लेकर वो फ्रांस के ऊपर से गुजर रहे थे। अब जब वो गुजर रहे थे ना, एकदम क्लीन एटमॉस्फेयर था कि दूर उन्हें जो है वो ईस्ट साइड पे उन्हें एक अच्छा सा चांद भी दिखाई दे रहा था। आसमान में जो है वो तारे दिखाई दे रहे थे। इमेजिन करो ना, प्लेन में वो अकेले उड़ रहे हैं और ऊपर एकदम साफ आसमान उन्हें दिखाई दे रहा है। अब जब वो फ्रांस के ऊपर से गुजरे ना, तो वहाँ पे पेरिस सिटी पे जैसे ही पहुँचे, तो वहाँ पे पेरिस के कंट्रोल के साथ, पेरिस कंट्रोल रूम के साथ उन्होंने बातचीत की। ऐसा होता है कि आप लोग कोई भी कंट्री के पास से गुजरो ना, तो प्लेन के थ्रू पहले उनसे रिपोर्ट देनी होती है कि हम आपके ऊपर से गुजर रहे हैं, भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या मुझे इस तरफ जाना है, आप मुझे डायरेक्शन बताओ। हर एक कंट्रोल रूम को पहले ही इन्फॉर्मेशन देनी होती है रेडियो के थ्रू। तो इन्होंने भी जो है वो पेरिस कंट्रोल के साथ बातचीत की, और वहाँ पर उन्होंने रेडियो से उनसे कांटेक्ट किया, और उन्होंने बताया कि भाई मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, और वहाँ पर मुझे जो है वो जाने का रास्ता बताओ। वह कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, सब क्लियर तो है ना, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, उसके बारे में मुझे बताओ। तो पेरिस कंट्रोल ने उनको आंसर दिया कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सब ठीक है, कि आपका यहाँ पर वेलकम है, और आपको अगर इंग्लैंड पे जाना है ना, तो वेस्ट साइड पे 12 डिग्री टर्न कर दो, 12 डिग्री वेस्ट साइड पे टर्न कर दो। पेरिस कंट्रोल रूम से ये इन्फॉर्मेशन मिली, और उन्होंने वैसे ही किया। वो वहाँ पर जो है वो चले गए, कहते हैं उस तरफ, इंग्लैंड की तरफ मुड़ गए। डायरेक्शन बताने के लिए ये हर कंट्री के ये कंट्रोल रूम उन्हें हेल्प देते हैं। तो वो वहाँ की तरफ चले गए। ठीक है ना, हर चीज़ जो है वो ठीक थी। काफ़ी देर तक वो हवा में ऐसे ही उड़ते रहे, और बस यही जो है वो सपना देखते रहे कि वो जल्दी से वहाँ इंग्लैंड पहुँचेंगे। वो पेरिस से करीबन 150 किलोमीटर आगे पहुंच चुके थे, 150 किलोमीटर आगे वो पेरिस से पहुंच चुके थे। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो रहा था, और दूर से उन्होंने एकदम तूफानी बादल देखे, एकदम हैवी क्लाउड्स, और वो भी कोई नॉर्मल नहीं, हैवी स्ट्रॉम के, तूफान के जैसे बादल होते हैं ना, वैसे देखे।
वो बादल प्लेन में उन्हें दूर ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कोई बड़ा सा ब्लैक माउंटेन हो, बड़ा सा पहाड़ हो कि बस टकरा कर और उनका प्लेन ख़त्म हो जाएगा। इतने बड़े बड़े वो बादल उन्हें ऊपर से दिखाई दे रहे थे। अब वो जो है वहाँ पर एकदम कंफ्यूज हो गया कि अब क्या करें, क्योंकि बादल इतने घने थे कि वहाँ पे जाना बहुत बड़ा रिस्क था कि उन बादलों के बीच में जाए तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि नॉर्मल बादल थोड़ी थे। अक्सर प्लेन कोई भी नॉर्मल बादलों के बीच में से गुजर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ये तो तूफान के एकदम ब्लैक क्लाउड्स थे, तो उनमें से कैसे? तो एक पल के लिए तो उन्होंने सोचा कि वो नहीं जाएंगे। उन्होंने ये सोचा कि चलो भाई अब जो है वो ये पेरिस वापस चल देते हैं। वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे पहुंच चुके थे कि चलो अब पेरिस वापस चलते हैं, उन्होंने ये भी सोचा। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उनका मन नहीं माना, क्योंकि एक तरफ उनको लालच थी कि उनको जल्दी से अपने घर इंग्लैंड पहुँचना है। तो अब फिर से वो रिटर्न जाएंगे तो उनका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, वहाँ से सब फॉर्मेलिटी सब काम करने में पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा उनको इंग्लैंड जाना ही सही है। और बादल कैसे कि बिल्कुल जैसे सामने बादल थे, तो पूरा एक टर्न मारकर बादलों के दूसरे कॉर्नर से पहुंचना, दूसरे कॉर्नर से बादल कहीं ना कहीं तो ख़त्म होंगे ना। तो उन्होंने सोचा कि भाई बादल के जो है वो जहाँ पे बादल ख़त्म होंगे उससे टर्न मारकर दूसरी तरफ से वो निकल जाएंगे। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि इनके प्लेन में अब इतना फ्यूल नहीं बचा था, इतना जो है वो अब फ्यूल नहीं था कि अब वो इतना दूर तक बादलों को क्रॉस कर सके। तो अब क्या करें फिर? वो तो दोनों तरफ जो है वो कंफ्यूज हो गए ना। अब दोनों तरफ कंफ्यूज हो गए तो अब उन्होंने एक ही डिसीजन लिया कि छोड़ो अब जो हो सो हो, मुझे अपने घर इंग्लैंड पहुंचना है, मैं इसी बादलों के बीच में से ही गुजरूंगा। वापस रिटर्न जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर वो रिटर्न जाते तो उनका पूरा दिन वेस्ट हो जाता। रिटर्न जाने में उनका पूरा दिन वेस्ट हो जाता, और बादलों से दूर पूरा घूमकर दूसरे रास्ते से निकलना, तो इतना पेट्रोल उनके पास नहीं था प्लेन में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसी बादलों में से ही वो निकलेंगे, और इतना बड़ा रिस्क लेकर वो बिल्कुल बादलों के अंदर घुस गए, उन ब्लैक क्लाउड्स के अंदर घुस गए। जैसे ही वो उस बादलों के अंदर पहुंचा ना, तो वहाँ पर हर एक चीज़ उसके लिए जैसे ब्लैक हो गई, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ पे भी देखें बस जो है वो डार्कनेस थी। उसका पूरा प्लेन हवा में एकदम वाइब्रेट हो रहा था, पूरा जैसे झूले खा रहा हो ना वैसे हिल रहा था उसका प्लेन। उसने कितनी बार जो है वो बिजली की वजह से, जोर से जैसे बिजली गिरती है ना, और हवा की वजह से उसका प्लेन तो एक आध बार पूरा सर्कुलर घूम भी गया। इमेजिन करो, बादलों के बीच में अकेला प्राइवेट प्लेन उसका चल रहा है, और वो प्लेन पूरा बादलों में घूम गया। उसने कुछ पल के बाद जब उसका प्लेन थोड़ा सा स्टेबल हुआ, तो वो जो है वो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका जो है वो डायरेक्शन बिगड़ गया है। प्लेन यहाँ वहाँ पूरा हिल गया, हवा की वजह से जो है वो झूलों की तरह घूम रहा था, तो जैसे उसकी डायरेक्शन बिगड़ गई। प्लेन सीधा ही चलते जाना चाहिए ना, तो उसका प्लेन जैसे कोई दूसरी डायरेक्शन में पहुंच गया। तो उसने अपने कंपास में भी देखने की कोशिश की कि उसका डायरेक्शन कौन सी साइड पर, वो कहाँ जाना चाहिए उसे। कंपास आता है ना जो डायरेक्शन बताता है वो, तो उसने कंपास में भी देखने की कोशिश की, लेकिन वो भी ख़राब हो चुका था, वो भी टूट गया। उसने रेडियो के थ्रू फिर से पेरिस कंट्रोल में, जो 150 किलोमीटर पीछे पेरिस चला गया था, रेडियो के थ्रू उसने पेरिस कंट्रोल से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इतने तूफान की वजह से रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। इन शॉर्ट अब उसे रियलाइज़ हो गया कि वो तूफान में खो गया है, कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब शायद वो अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। उसे अब यही रियलाइज़ हो रहा था। लेकिन सडनली उसने देखा कि इतने जो है वो ब्लैक क्लाउड्स के बीच में उसने अपने पास से गुजरता हुआ एक दूसरा प्लेन देखा। उसने एक दूसरा प्लेन देखा, प्राइवेट प्लेन, जो उसके बिल्कुल पास से गुजर रहा था। कि वहाँ पर उनके उस जो दूसरा प्लेन था उसके विंग्स पे कोई भी जो है वो लाइट्स वगैरह नहीं थी। पता है, प्लेन के जो दोनों विंग्स होते हैं ना, उनके ऊपर छोटी छोटी लाइट्स लगाते हैं कि दूर से ही दिखाई दे, लेकिन उनके विंग्स पे कोई लाइट्स भी नहीं थी। और वहाँ पे तूफान में वो दूसरा प्लेन आराम से उड़ रहा था। अब दूसरे प्लेन में जो पायलट था ना, वो पायलट ने इस नैरेटर को देखा, और उसने इशारे में उस पायलट ने नैरेटर को कहा कि भाई मेरे पीछे पीछे चलो।
इमेजिन करो दोनों बादलों के बीच में दोनों प्लेन अब हवा में ही है। तो जो दूसरा प्लेन अचानक आया ना वहाँ पे, उसने इस नैरेटर को कहा कि भाई तुम मेरे पीछे पीछे चलते जाओ। उस नैरेटर ने सोचा कि शायद ये दूसरा प्लेन मेरी मदद करना चाहता है, तो उसने उसका पीछा किया। आधे घंटे तक ये नैरेटर उस प्लेन का पीछा ही करता रहा। अब उस नैरेटर को भी चिंता हो रही थी कि पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि नैरेटर को डायरेक्शन तो समझ में नहीं आ रही थी कि सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे, वो बादलों के बीच में से ही गुजर रहा था। इतनी देर बादलों में रहने के बाद अब नैरेटर को ये चिंता थी कि अब उसके पास जितना फ्यूल बचा हुआ है ना, जितना पेट्रोल जितना फ्यूल है ना, अब उससे सिर्फ 5-10 मिनट से ज़्यादा उड़ पाएगा नहीं। उसके बाद इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा और वो सीधे गिर जाएगा। तो अब उसे डर लगने लगा कि अब पता नहीं इंग्लैंड अब कितनी दूर है, कहाँ है, और सच में वो इंग्लैंड जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, कि और कोई जगह पर जा रहा है। उसे कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था। वो तो बस उस प्लेन का पीछे कर रहा था, लेकिन अब उसके मन में ये डर था ना कि ये प्लेन भी पता नहीं कहाँ जा रहा है, कि अगर 5-10 मिनट में कोई रास्ता नहीं दिखा तो मतलब ये प्लेन गिर ही जाएगा उसका। लेकिन अचानक जो है वो उसने देखा कि वो प्लेन, जहाँ दूसरा प्लेन जो उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए आया था, वो प्लेन धीरे धीरे नीचे होने लगा। तो उसके पीछे पीछे ये नैरेटर ने भी अपना प्लेन धीरे धीरे नीचे किया, और थोड़ा सा जैसे नीचे किया ना तो वो बादलों से बाहर आ गए। कहते हैं ना कहीं तो ख़त्म होंगे ना। फाइनली वो बादलों से बाहर आ गए, और बादलों से जैसे ही बाहर आए ना, तो उसने नैरेटर ने अपने प्लेन में से देखा कि नीचे बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही थी। ये लाइट्स और किसी की नहीं, ये लाइट्स तो रनवे की थी। कि वो एयरपोर्ट पे आपने देखा है ना कि रनवे जहाँ पर प्लेन उतरता है, तो उस रनवे के दोनों तरफ, उस रोड के दोनों तरफ लाइट्स लगी हुई होती हैं। तो ये लाइट्स उन्होंने उसको देखी, और नैरेटर ने जैसे ही वो लाइट्स देखी ना, वो खुश हो गया कि उसके पास वैसे भी फ्यूल ख़त्म हो रहा था, और जो है वो उसे कहीं पर पहुंचना ही था ना, तो वो उसके लिए ये रनवे सामने ही था। वो झट से उस रनवे पर जो है वो नीचे उतर गया, और वो और कहीं नहीं, अपनी कंट्री इंग्लैंड पर ही वो पहुंचा था। जैसे ही उसको नीचे उतरा ना, तो उससे जो है वो यही रियलाइज़ था ना कि उसके पीछे पीछे वो ब्लैक प्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन जिसने उसको रास्ता दिखाया, भाई वो भी उसके साथ साथ जो है वो नीचे आएगा। लेकिन वो जैसे ही नीचे उतरा ना, प्लेन से बाहर निकला, तो उसने यहाँ वहाँ देखा ना, तो वो प्लेन तो उसके साथ नीचे उतरा ही नहीं। उसने आसमान में देखा, तो आसमान में भी उसे जो है वो कोई प्लेन दिखाई नहीं दिया। उसका आसमान एकदम जो है वो खाली था। वो झट से दौड़ते हुए कंट्रोल टावर में गया। वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी, तो उस लेडी से जो है वो उसने पूछा कि भाई मेरे साथ अभी जो प्लेन ऊपर उड़ रहा था, वो प्लेन किसका था, कहाँ का था, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मुझे उसे जो है वो थैंक यू कहना है। नैरेटर दौड़ते हुए उस कंट्रोल रूम में गया ना, क्योंकि कंट्रोल रूम को तो सब पता ही होता है ना, पहले ही जैसे मैंने बताया ना, हर प्लेन को कंपलसरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं। नीचे कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ती है। अगर नहीं भी देता है ना कोई प्लेन, तो कंट्रोल रूम को आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पता चल ही जाता है कि हाँ हमारे ऊपर से ये प्लेन गुजरा है। ठीक है ना, वो पता चलता है उन्हें। तो ये नैरेटर दौड़ते हुए कंट्रोल टावर में गया कि उन्हें तो पता ही होगा ऊपर से कौन सा प्लेन जा रहा है। तो उसने वहाँ की लेडी से पूछा कि मेरे साथ अभी कौन सा प्लेन यहाँ से गुजर रहा था, कि भाई मुझे झट से बताओ उसके बारे में। तो वो लेडी इस नैरेटर के ऊपर हंसने लगी, उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उस लेडी ने कहा कि भाई तुम क्यों मजाक कर रहे हो, कि आज इतना तूफान का टाइमिंग है, कि आज कोई भी प्लेन उड़ रहा नहीं है, कि आज सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन यहाँ पे आया था, तुम्हारे सिवा और कोई प्लेन आज था नहीं। तो अब ये सुनकर तो नैरेटर और भी ज़्यादा शॉक हो गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेरे साथ एक ब्लैक एरोप्लेन था कि जिसने मेरी मदद भी की, मुझे रास्ता बताया, तो बोल रहा अब यहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसने मन ही मन सोचा, और उसने जो है वो उस लेडी को बताया भी कि उसी प्लेन ने मुझे यहाँ पर पहुँचने के लिए हेल्प की है, कि शायद अगर वो नहीं होता तो आज मैं बच ही नहीं पाता, मैं मर जाता। कि मेरे पास ना कंपास था, ना मेरे पास रेडियो था, मेरे पास फ्यूल पेट्रोल ख़त्म होता जा रहा था। तो इसके बिना मैं शायद यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। उस ब्लैक एरोप्लेन ने ही मेरी मदद की है और मुझे यहाँ पर पहुँचाया है।
लेकिन उस लेडी ने मानने से मना कर दिया कि यहाँ पे और कोई भी एरोप्लेन नहीं था। और नैरेटर ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की लेकिन कुछ मिला नहीं, क्योंकि सच में उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं थी। और नैरेटर हमेशा इसी सोच में रह गए कि एक्चुअली वो ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था, कि भाई वहाँ पर कौन था कि जिसने जो है वो ये ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा था और जो मुझे यहाँ पर लेकर आया। ठीक है ना। अब ये उनके लिए जो है वो हमेशा मिस्ट्री ही रही। होता है ना, हमारे साथ भी कभी कभी कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं कि अनजाने कोई भी कहीं पर भी हमें ऐसी हेल्प मिल जाती है कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ भी था, एक मिरेकल जैसा। और यहाँ पर भी नैरेटर को यही रियलाइज़ हुआ कि ये शायद जो है वो उसके लिए कोई एक, क्या कह सकते हैं कि भाई भगवान का रास्ता था, एक गॉड गिफ्ट थी, कि जिसकी वजह से आज वो सेफली यहाँ अपने घर पर पहुँच चुके हैं। ठीक है ना। तो ये जो सेकंड स्टोरी थी ना, द ब्लैक एरोप्लेन, ये टोटली इमेजिनरी स्टोरी थी उनके लिए। बराबर। अब उस नैरेटर के लिए ये रियल थी या नहीं वो अब उनको पता, लेकिन उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चला। ओके। तो देखो, आज जैसे हमने इंग्लिश में ये चैप्टर देखा ना, अब ऐसे ही इंग्लिश के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।